जल्दी जल्दी देख लेते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। भारत 2025 पहली बार खो खो विश्व कप की मेज़बानी करेगा। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया KKFI ने अंतर्राष्ट्रीय खो खो फेडरेशन के सहयोग से 2025 में भारत में पहले खो खो विश्व कप का आयोजन करने की योजना का खुलासा किया है। यह ऐतिहासिक घटना इस पारंपरिक भारतीय खेल के वैश्विक मान्यता की ओर एक यात्रा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। प्रतियोगिता की संरचना और भागीदारी की बात करें तो इस शानदार चैंपियनशिप में शामिल होंगे 24 तेईस और छः महाद्वीपों में से 16 पुरुष टीमें और 16 महिला टीमें। एक सप्ताह लंबी उच्च तीव्रता वाले मैचों की श्रृंखला भी होगी 2025 में, तो देखना ना भूलें आप लोग। MV श्रेयस कुमार भारतीय समाचार पत्र की सोसाइटी के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। MV श्रेयस कुमार प्रसिद्धि मातृभूमि समाचार पत्र के प्रबंध निदेशक भारतीय समाचार पत्र समाज के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। कुमार, जो मीडिया प्रबंधन और पत्रकारिता में अपने व्यापक अनुभव के लिए जाने जाते हैं, आज समाज में राकेश शर्मा का स्थान लेते हैं और इस प्रतिष्ठित पद पर अपने विशिष्ट दृष्टिकोण और नेतृत्व शैली लेकर आएंगे। प्रमुख नियुक्तियों की बात अगर हम कर लें तो INS ने कुमार का समर्थन करने के लिए एक मजबूत नेतृत्व टीम की घोषणा की है। कार्यकारी समिति में विवेक गुप्ता होंगे उपाध्यक्ष, जो कि सन्मार्ग उपाध्यक्ष होंगे करण राजेंद्र डाडा और मानक कोषाध्यक्ष होंगे तन्मय माहेश्वरी अमर उजाला। महासचिव होंगी मैरी पॉल। अगले न्यूज़ की बात करें तो इटली ने मध्य पूर्व संकट पर चर्चा के लिए G7 सम्मेलन का आयोजन किया 2 अक्टूबर 2024। यहाँ पर जो फोटो आपको दिख रही है जॉर्जिया मेलोनी की, 2 अक्टूबर 2024 को इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने मध्य पूर्व में बढ़ते संकट पर चर्चा करने के लिए कह सकते हैं कि G7 नेताओं की एक बैठक बुलाई है। G7 की गूढ़ अध्यक्षता संभालते हुए इटली ने तनाव के बीच एक कूटनीतिक समाधान खोजने की प्रतिबद्धता जताई है। विशेष रूप से इजराइल, लेबनान सीमा और ईरान द्वारा इजराइल पर मिसाइल हमले पर ध्यान केंद्रित किया गया है। G7 के अध्यक्ष के रूप में इटली का नेतृत्व क्षेत्र में तनाव को कम करने के लिए कूटनीतिक माध्यम से प्रयास करने की स्थिति में है। कह सकते हैं सरकार ने शुरू की PM-E ड्राइव सब्सिडी योजना। भारी उद्योग मंत्रालय ने 11 सितंबर 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति में नवाचार वाहन संवर्धन योजना PM-E ड्राइव का कह सकते हैं कि शुभारंभ किया। एक मिनट में थोड़ा नोटिफिकेशन ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। PM-E ड्राइव का शुभारंभ किया गया। यह योजना भारत के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रयासों में से एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। इस योजना के लिए 2 वर्षों में 10,900 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है, जिसका लक्ष्य देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों के अपनाने में तेजी से बढ़ावा देना और महत्वपूर्ण अवसंरचना का निर्माण करना है, जो प्रधानमंत्री मोदी के 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के दृष्टिकोण के अनुरूप है। कह सकते हैं ऐसा कुछ कह सकते हैं। PM-E ड्राइव वाउचर जो है यह डिजिटल प्रणाली है। PM-EV खरीदारों की जो मांग प्रोत्साहनों तक पहुंचने के लिए आधार प्रमाणीकरण के साथ ही वाउचर उत्पन्न करती है। फिर अगली न्यूज़ की बात करेंगे तो इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख गुटेरेस के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इजराइल ने ईरान की ओर से किए गए मिसाइल हमले की निंदा न करने पर संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस के देश में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है। इजराइल के विदेश मंत्री इसराइल काट्स ने कहा कि वे अवांछित व्यक्ति हैं और हमने उनके इजराइल प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। काट्स ने कहा कि कोई इजराइल पर ईरान के हमले की निंदा नहीं कर सकता, वह इजराइल में प्रवेश करने का हकदार नहीं है। कि जो कोई भी अगर निंदा नहीं कर सकता तो वो इजराइल में प्रवेश ना करे। ईरान ने 1 अक्टूबर की रात इजराइल पर 180 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। यह हमला ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स IRGC और हिजबुल्लाह तथा हूथियों जैसे सहयोगी सशस्त्र समूहों के बीच एक संयुक्त प्रयास था। यह हमला इसराइल द्वारा हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह और हमास के प्रमुख इस्माइल हानियाह सहित कई अन्य नेताओं की हत्या के जवाब में दिया गया था। नीति आयोग द्वारा तेलंगाना में महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किया गया है। इस महत्वपूर्ण पहल के तहत नीति आयोग ने तेलंगाना सरकार के सहयोग से महिला उद्यमियों के लिए राज्य चैप्टर का उद्घाटन किया है, जिसमें WE हब नोडल संगठन के रूप में कार्य करेगी। महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म WEP तेलंगाना चैप्टर को क्षेत्र की पहली महिला उपलब्धि कह सकते हैं कि लक्षित पहलों के माध्यम से समर्थन देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। डिजिटल स्किलिंग महिला उद्यमियों के लिए डिजिटल साक्षरता और तकनीकी कौशल को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान करने की बात सामने आ रही है। बात करते हैं वित्तीय स्वभाव तक पहुंच, मेंटरशिप और नेटवर्किंग में बाजार संबंध में महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ाने की बात करिए। 1 अक्टूबर को मिलिट्री नर्सिंग सर्विस MNS ने अपना 99वां स्थापना दिवस मनाया
कह सकते हैं कि सैन्य नर्सिंग सेवा एमएनएस ने 1 अक्टूबर 2024 को 99वां स्थापना दिवस धूमधाम और गौरव के साथ मनाया। मेजर जनरल इग्नाटियस टेलोस फ्लोरा, अतिरिक्त निदेशक जनरल मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की, जिसमें वरिष्ठ एमएनएस अधिकारियों और पूर्व सैनिकों की उपस्थिति रही। एमएनएस के बारे में बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। सशस्त्र बलों का एक मजबूत और आवश्यक हिस्सा बन गया। 99 वर्षों में एक उच्च कौशल और विशेषीकृत श्रेणी में विकसित हो चुकी है, जो भारतीय सैनिकों और उनके परिवारों को सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सैन्य नर्सिंग सेवा स्वयं से पहले सेवा के अपने मिशन और मुस्कान के साथ सेवा के आदर्श वाक्य को कायम रखती है, जो सेवा में प्रत्येक एमएनएस अधिकारियों के साथ गहराई से प्रतिनिधित्व करती है। तो स्वयं से पहले सेवा और मुस्कान के साथ सेवा की बात कर सकते हैं। अगली खबर की बात करने से पहले हम देख लेते हैं कि हाँ, अगली खबर भी आ गई है। अमेरिका से हार्पून एंटी शिप मिसाइल सिस्टम ताइवान पहुंच चुका है। हार्पून एंटी शिप मिसाइल, जो कि अमेरिका का एक मिसाइल सिस्टम है, ताइवान पहुंच चुका है। इस समय ताइवान चीन से युद्ध की तैयारियों में जुटा हुआ है। इस बीच ताइवान को अमेरिका में से 100 जमीन से लॉन्च होने वाले हार्पून एंटी शिप मिसाइलों का पहला बैच मिल चुका है। हार्पून मिसाइल को रडार से आसानी से ट्रैक भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह समुद्र की सतह से काफ़ी करीब उड़ान भरती है। मिसाइलों ने कई युद्ध और सैन्य अभियानों में हार्पून मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इसके अलावा दुनिया भर में दर्जनों देश आज भी इस मिसाइल के अलग अलग वेरिएंट को अपनी नौसेना में शामिल किए हैं और इसका लोहा मानते हैं। कल की एक न्यूज़ थी, आप बताएंगे महात्मा गांधी का कौन सा यह जयंती था, कौन से नंबर का? भारत की पहली महिला जज न्यायमूर्ति फातिमा बीबी भारत की पहली महिला है, जिसके बारे में जानने का प्रयास करें तो आज कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश है। वे 1989 में इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। उन्हें 3 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य बनाया गया था। उनका पूरा नाम मीरा साहिब फातिमा बीबी था। इस न्यूज़ के साथ आज के करंट अफेयर्स को यहीं समाप्त करते हैं और कुछ अन्य खबरों को जानने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में।